हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली एचपीयू बीएड एंट्रांस 2017 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन डिराइव होते हैं तो अगर एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो हम इनको थोड़ा डेप्थ में, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड 70+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, एचपीजी के मैथ, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि एचपीयू द्वारा 20 क्वेश्चन जो होते हैं, 20 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के पूछे जाते हैं। इसमें हिंदी ग्रामर और हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं। 15 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के होते हैं और 5 जो होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया कि उन्माद शब्द का जो समानार्थक शब्द है वो कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्माद शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है विह्वल जो है। ये उन्माद शब्द का समानार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि होता क्या है कि एचपीयू कि जैसे मान लो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, तो क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। अब क्या पता प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन रिपीट हो जाएँ, तो आपने करना क्या है, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। रिवीजन के टाइम भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो उन्माद शब्द का जो समानार्थक शब्द है वो भी हब्बल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्छिन्न शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है। उच्छिन्न शब्द जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1 या 2 बार ये रिपीट भी हुआ है। तो उच्छिन्न शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पूरी तरह से नष्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उच्छिन्न शब्द का अर्थ होता है पूरी तरह से नष्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है आपने। इस वाक्य में शुद्ध वाक्य जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला गया कि ये गाय बहुत प्यासी है। अगले बी ऑप्शन में बोला गया इस गाय को भारी प्यास है, ये गाय बड़ी प्यासी है। और ऑप्शन डी है इस गाय को बड़ी प्यास लगी है। तो इसको क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इस गाय को बड़ी प्यास लगी है। ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम विलोम क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार हमने डिस्कस किया है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। प्रत्यक्ष शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या है। अब आपको पता होना चाहिए विलोम शब्द होते कौन से हैं। किसी शब्द से विपरीत अर्थ देने वाला शब्द जो है वो उसका विलोम या विपरीतार्थी शब्द विपरीतार्थी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। विलोम शब्द कहें या फिर विपरीतार्थी शब्द कहें, ये एक ही बात है। तो किसी शब्द से विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को उसका विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मान का जो विलोमार्थी है, विलोम शब्द है वो अपमान है। ये आपने याद रखना है। तो प्रत्यक्ष शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। प्रत्यक्ष शब्द का जो विलोम शब्द है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। प्रोक्ष जो है वो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे कई इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। जैसे कुटिल शब्द का जो विलोम शब्द होगा, कुटिल शब्द का सरल होगा, ये भी आपने नोट कर लेना है। और तीव्र शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो मंद होगा, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, विष होगा। आगत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, विगत होगा या फिर निर्गत होगा। निर्बल शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो सबल होगा, ये भी आपने याद रखना है। जटिल शब्द का विलोम शब्द सरल होगा। अल्पज्ञ शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो बहुअज्ञा होगा, ये भी आपने याद रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है
अवनति शब्द का जो विलोमार्थी शब्द होगा, विलोम शब्द होगा, वो उन्नति होगा। ये आपने याद रखना है। कई बार एग्ज़ाम में ये अवनति जो शब्द है, अवनति शब्द का जो विलोम शब्द है, वो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसी तरह उपकार शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो अपकार होगा, ये आपने याद रखना है। उत्थान शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो पतन होगा। आदान शब्द का विलोम प्रदान होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है लौकिक शब्द। लौकिक शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो अलौकिक होगा, ये भी आपने याद रखना है। तो ऐसे कई जो विलोम शब्द हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रत्यक्ष शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो परोक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया कि गीतांजलि शब्द का या संधि विच्छेद क्या होगा। तो गीतांजलि शब्द जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गीतांजलि शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो गीत प्लस अंजलि होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गीतांजलि शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, वो गीत प्लस अंजलि होगा। अब बात करते हैं संधि के बारे में। संधि से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो संधि शब्द का बात करते हैं, संधि के बारे में। संधि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ या मेल। भाषा व्यवहार में जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर उसे प्रभावित करती है। ध्वनि परिवर्तन की इसी प्रक्रिया का नाम ही संधि है, ये आपने याद रखना है। संधि जो है वो 3 प्रकार की मानी गई है। 3 प्रकार की संधि कौन कौन सी है? स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। स्वर संधि कौन सी होती है? दो स्वरों के परस्पर मेल के कारण जब एक या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के 4 भेद माने जाते हैं मेनली। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ये जो है वो किसके प्रकार है? ये स्वर संधि के प्रकार है। दीर्घ संधि में क्या होता है? जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आते हैं तो दोनों ध्वनियाँ मिलकर क्रमशः आ ई उ में परिवर्तित हो जाती हैं। ये ध्वनियाँ ह्रस्व प्लस दीर्घ प्लस ह्रस्व और दीर्घ प्लस दीर्घ स्वरों के रूपों के अंतर्गत किसी भी प्रकार से मिल सकती है। जैसे मत प्लस अनुसार, मतानुसार। देव प्लस आल्या, देवालय। तो देवालय में कौन सी संधि है? ये भी कई बार पूछा जाता है। देवालय में कौन सी संधि है? देवालय में दीर्घ संधि है। विद्या प्लस आल्या, इसमें कौन सी संधि है? इसमें भी आपकी दीर्घ संधि है। तो स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो मुख्यतः कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, यण संधि हो गया। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं क्योंकि यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। तो देव प्लस आल्या, देवालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। शिक्षार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में भी दीर्घ संधि है। उसी तरह गुण संधि के बारे में बात करते हैं। गुण संधि में अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ या ऋ स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और र का हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल ही बता देता हूँ कि एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। तो गुण संधि के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? सुरेंद्र, परमेश्वर। सुरेंद्र जैसे स्वर प्लस इंद्र, परमेश्वर परम प्लस ईश्वर, रमेंद्र रामा प्लस इंद्र, उमेश उमा प्लस ईश। ये जो है वो गुण संधि के एग्जाम्पल है। देव ऋषि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देव ऋषि और महर्षि में कौन सी संधि है? तो देव ऋषि और महर्षि में गुण संधि है। उसी तरह बात करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऐसे वृद्धि संधि में अ या आ के बाद यदि ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए तथा ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सदैव जैसे सदा प्लस ऐब। सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। उसी तरह एक में कौन सी संधि है? एक में भी वृद्धि संधि है। परमोधार्य में कौन सी संधि है? इसमें भी वृद्धि संधि है। वनौषधि में वन प्लस औषधि जो है, वनौषधि में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह यण संधि क्या होती है? यण संधि में आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे अत्यधिक में कौन सी संधि है? अति प्लस अधिक, ये यण संधि है। इत्यादि में, इति प्लस आदि में यण संधि है। प्रति प्लस एक, प्रत्येक में कौन सी संधि है? यण संधि है। ये आपने याद रखना है। पित्राज्ञा
पित्राज्ञा में कौन सी संधि है? पितृ प्लस आज्ञा। उसी तरह स्वागत, सु प्लस आगत में कौन सी संधि है? ये यण संधि है। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने से भी, डिटेल में भी हमने डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसके जो रूल हैं वो पता लग जाए, नियम पता लग जाए। तो लेकिन जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताए हैं वो आपने नोट डाउन जरूर कर लेने हैं, क्योंकि एक या दो एग्जांपल तो पूछे ही जाते हैं कि इस शब्द में कौन सी संधि है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वर्तनी होती क्या है। तो वर्तनी के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। वर्तनी होती है शब्द में प्रयुक्त वर्णों की जो सही क्रमीकर्ता को वर्तनी कहा जाता है। वर्तनी के प्रयोग की शुद्धता केवल शब्द स्तर पर ही नहीं अपितु वाक्य अनुच्छेद स्तर पर भी अनुच्छेद स्तर तक आवश्यक है। इसलिए वर्तनी व्यवस्था को इन तीनों स्तरों पर समझना होता है। विराम चिन्ह वर्तनी व्यवस्था के ही अंग हैं। ये भी आपने याद रखना है कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ लगता है। अतः वर्तनी व्यवस्था को निम्नलिखित बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। जैसे वर्ण स्तर पर हो गया, मध्य में खड़ी पाई जाने वाले वर्ण के ऊपर भी इसको समझा जा सकता है। तो आपने बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। तो ज्ञानी जो है, ये ज्ञानी जो शब्द है वो शुद्ध शब्द है। बात करी हमने वर्तनी के बारे में। शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमीकर्ता को वर्तनी कहा जाता है। और विराम चिन्ह जो है वो वर्तनी व्यवस्था के ही अंग हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ज्ञानी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वंदर क्या जाने अदरक का स्वाद कहावत का जो अर्थ है वो क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वंदर क्या जाने अदरक का स्वाद जो कहावत का अर्थ होता है वो क्या होता है कि मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर नहीं करता है। मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का कहावत का जो अर्थ है वो मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर नहीं करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, जो आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये 2017 के एग्ज़ाम में हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर के क्वेश्चन ये पूछे गए थे। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके साथ तभी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि एचपीयू जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और आपको भी हेल्पफुल साबित हो जाए। क्योंकि प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए होते हैं, प्रीवियस से भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन। हमने देखा है कई बार 4 या 5 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। उसी तरह कुछ इम्पोर्टेंट कहावतें हैं। जैसे मुहावरे पूछ लिए जाते हैं। अंधे की लाठी जो है एकमात्र सहारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गंगा नहाना जैसे बड़ा कार्य पूर्ण करना, ऐसे के एग्जाम्पल हैं, कई मुहावरे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद जो है, लोग इस कहावत का जो अर्थ है वो मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर नहीं करता है। उसी तरह ऐसे ही कहावतें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनको भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब कहावतें होती क्या हैं? इन्हें लोकोक्ति भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। कहावतों को लोकोक्ति भी कहा जाता है। लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति या कहावत कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट कहावतें हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपने ये नोट भी कर लेना है। जैसे अंत बुरे का बुरा, जो कहावत का अर्थ है वो बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। अंधा क्या जाने बसंत की बहार, इसका जो अर्थ होता है कहावत का, जिसने जो चीज़ देखी ही नहीं वे उसकी विशेषता क्या जाने। उसी तरह कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका कहावत का अर्थ है बहुत समर्थ एवं धनी से छोटे और गरीब की तुलना नहीं हो सकती है। उसी उसी तरह ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुँह में जीरा कहावत का जो अर्थ है वो क्या है? आवश्यकता अधिक लेकिन मिलना बहुत कम जो है वो ऊँट के मुँह में जीरा जो है। उसी तरह एक इम्पोर्टेंट कहावत और है। जैसे ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, तो इस कहावत का जो अर्थ है वो किसी वस्तु को नष्ट करने के लिए उसके मूल को ही नष्ट करना। ये ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी कहावत का अर्थ है। जैसा देश वैसा भेष जो है, इस कहावत का जो अर्थ है वो क्या है? जहाँ रहो वहाँ जैसी रीति पर चलो, ये आपने याद रखना है। दूध का दूध पानी का पानी, इस कहावत का अर्थ क्या है? निष्पक्ष न्याय करना है। कोयले की दलाली में हाथ काला, इस कहावत का जो अर्थ है वो बुरे काम से बुराई ही पैदा होती है। ये आपने याद रखना है। ये कुछ हमने इम्पोर्टेंट कहावतें या लोकोक्तियाँ हमने डिस्कस कर ली जो आपको मे बी एग्ज़ाम में पूछ ली जाए, इसी में से पूछ ली जाए। एक और है, जैसे बिल्ली के भागो छीका टूटा, बिल्ली के भागो छीका टूटा कहावत का अर्थ है अचानक लाभ होना। ये भी आपने
याद रखना है। और एक जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, इस कहावत का अर्थ है डींगे हाँकने वालों से काम नहीं होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका चित्त स्थिर हो। चित्त मतलब मन, चित्त को मन कहा जाता है। जिसका चित्त जो है वो स्थिर हो उसे क्या कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने चुनना है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एकाग्रचित्त जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जिसका चित्त स्थिर हो उसे क्या कहा जाता है, उसे एकाग्र चित्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया कि वे शब्द चुनिए जो अवस्था शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अवस्था शब्द का पर्यायवाची नहीं है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। वे जो है ये आपका अवस्था शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी दशा हो गया, उम्र हो गया, आयु हो गया, ये अवस्था शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, ये भी आपने नोट डाउन कर लेने हैं। तो वे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये अवस्था शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब पर्यायवाची शब्द के बारे में थोड़ा हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, जिन शब्दों के अर्थ में क्या हो, समानता हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। किंतु अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग में सर्वथा एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते हैं। कहीं एक शब्द उपयुक्त होता है तो कहीं अन्य होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे इम्पोर्टेंट है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, आग, पावक, दहन, अनल जो है वो अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्र के क्या क्या हैं, चंद्र के शशि, सुधांशु, राकेश, निशाकर, मयंक, सोम, हिमांशु, सुधाकर, शशांक, ये जो हैं वो चंद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह ईश्वर के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो परमात्मा, भगवान, परमेश्वर, ईश, त्रिलोकनाथ, जगन्नाथ, जगदीश, प्रभु, ये जो हैं वो ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आँख के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो चक्षु, नेत्र, लोचन, नयन और दृग जो है वो आँख के पर्यायवाची शब्द है। आकाश के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, गगन, व्योम, अंबर, नभ, शून्य और आसमान जो है वो आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तत्सम शब्द कौन सा है, ये हमने प्रीवियस वीडियो जो हिंदी की वीडियोस हमने वीडियोस में भी तत्सम शब्द के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान। यहाँ उससे तात्पर्य है संस्कृत के समान, यानी कि हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता है, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं वो संस्कृत के उसी रूप से ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृति में होता है, इसलिए उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो आपने बताना है कि इसमें कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो अर्ध जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अर्ध जो है वो तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह तत्व शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो पाली प्राकृतिक पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित होते हैं, उन्हें तत्व शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सप्त से सात, कर्म से काम, वर्ष से वर्ष, मात्र से माता, दुग्ध से दूध और क्षीर से खीर, पत्तर से पत्ता। तो ये आपने याद रखना है। तत्व शब्द कौन से होते हैं, तत्व शब्द वो होते हैं वो संस्कृत के वे शब्द जो पाली प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित होते हैं, उन्हें तत्व शब्द कहते हैं। जबकि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत्सम शब्द वो होते हैं जो हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से उसी रूप से ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग जिनका प्रयोग संस्कृत में होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो तत्सम शब्द उन्हें कहा जाता है। उसी तरह देश शब्द होते हैं, जिन शब्दों के जो स्रोत होते हैं वो अज्ञात होते हैं, उन्हें देश शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, ठेठा, ठेठ, झोला, खाट, थप्पड़, ठोकर, भोंपू, अटकल, भोंदू जो हैं वो देश शब्द हैं, इनके स्रोत जो होते हैं वो अज्ञात होते हैं। आगत शब्द कौन से होते हैं, आगत या इन्हें विदेशी शब्द भी कहा जाता है। आगत शब्द का मतलब होता है आया हुआ। आगत शब्द वे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं और आज हिंदी के ये अपने बन गए हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के कई शब्द जो है वो हिंदी में समा गए हैं, ये आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया कि निम्न विकल्पों में से रिक्त स्थान भरिए। मन के हारे हार, मन के जीते डैश। तो क्या आएगा? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्राज्य शब्द का जो सही उपसर्ग होगा वो क्या होगा? तो प्राज्य शब्द का जो सही उपसर्ग है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, प्रा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब उपसर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। उपसर्ग होते क्या हैं? उपसर्ग आपको पता है, वे लघुत्तम शब्दांश जो प्रयोग शब्द के प्रारंभ में लेकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे अधर्म में अ प्लस धर्म, बेईमान में बे प्लस ईमान। तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे लघुत्तम शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लेकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे पुत्र के आगे लग गया सु, तो सु प्लस पुत्र, पुत्र जो है इस पुत्र में सु जो है वो उपसर्ग है। उसी तरह प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, और उपसर्ग उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लेकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? तो उड़ती चिड़िया पहचानना जो है इस मुहावरे का जो अर्थ है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, भेद की बात जानना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि भेद की बात जानना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मुहावरे आपसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे अंगारों पर पैर रखना, इसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। उसी तरह टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है किसी का अपमान करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को अनावश्यक दोहराना। कठपुतली होना इस मुहावरे का अर्थ है पूर्णतः किसी के वश में होना। नाक काटना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अपमानित करना। उसी तरह पाँव में शनिचर होना, एक स्थान पर स्थिर न रहना, ये इस मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया कि निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनिए। वर्षा होगी तो फसल डैश होगी। तो वर्षा होगी तो फसल कैसी होगी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि इसमें शब्द रूप का कारक है। तो इसमें शब्द रूप का जो कारक है वो कौन सा है? वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अधिकरण जो है। अधिकरण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं कारक के बारे में, थोड़ा एक इसकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं कि कारक होते क्या है। तो कारक आपको पता है, कारक वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कारक कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कारक कहा जाता है। संबंध अर्थ के धरातल पर निश्चित किए जाते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम, रावण, बाण संज्ञा पदों का संबंध मारा क्रिया से सूचित हो रहा है। इसी प्रकार कारक एक ऐसी व्याकरणिक कोटि है जिससे ये पता चलता है कि संज्ञा पद वाक्य में स्थित क्रिया के साथ किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। तो इसमें जो शब्द रूप का जो कारक है वो अधिकरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPU BEd एंट्रेंस 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। 20 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। इसमें से 15 जो होते हैं वो आपके मेनली ग्रामर के होते हैं, और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो गद्यांश को पढ़कर आपने उनके आंसर देने होते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU BEd एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPU BEd एंट्रेंस के रिलेटेड 70+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।